अब सवाल यह है कि आखिर अजित पवार के साथ कितने विधायक हैं, क्योंकि अब तक सिर्फ दावों का ही खेल चला है। ना विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया गया है और ना ही लिखित में ऐसे कोई कागज दिखाए गए हैं, तो वो आंकड़े आपके साथ रखते हैं। अजित पवार के साथ कुल 24 विधायक अब तक दिखाई दिए हैं। शरद पवार के साथ कुल 14 विधायक हैं, लेकिन 15 विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी स्थिति साफ नहीं की है। यानी कि ये 15 विधायक किस ओर जाते हैं, उससे ये तय हो जाएगा कि आखिर इन दोनों ही पवार में सबसे ज्यादा पावरफुल एनसीपी को लेकर मौजूदा वक्त में आखिर कौन है। यह है आंकड़ा, कुल विधायक है 53। बगावत के इस खेल में पूरा समीकरण नंबरों का है, क्योंकि दल बदल कानून के मुताबिक बागी विधायकों की संख्या 2/3 होनी चाहिए। ऐसे में ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। कुल 53 विधायक हैं। अजित पवार को कम से कम 36 विधायक साथ में लाने होंगे। हालांकि पवार गुट की ओर से 40 विधायकों का दावा किया जा रहा है, जैसा कि बार बार अजित पवार की ओर से कहा जा रहा है। ऐसे में ये जो 15 विधायक हैं जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, आपको बता दें उनके जरिए ये तय हो पाएगा कि आखिर किसके पावर में ज्यादा दम दिखता है, कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि बार बार अजित पवार की ओर से अलग दावे किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ शरद पवार के अपने अलग दावे हैं। 53 विधायक कुल हैं। इन 53 में से 40 का दावा बार बार अजित पवार की ओर से किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दल बदल कानून फिर हमारे ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन 40 विधायकों की क्या परेड आगामी वक्त में की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में जो हालात बने हैं उसकी स्क्रिप्ट वैसे बहुत पहले ही लिखी जा रही थी। अजित पवार को लगातार लग रहा था कि उन्हें किनारे लगाया जा रहा है, इसीलिए वो शिंदे सरकार में शामिल होने के लिए छटपटा रहे थे। जानकारी के मुताबिक अजित पवार सोमवार यानी शपथ लेने वाले थे आज, मगर ये बात शरद पवार को पता चल गई और अजित पवार ने आनन फानन में रविवार को ही शपथ ले ली। अब पवार गुट अजित पवार के इस कदम को पार्टी के साथ विश्वासघात करार दे रहा है। उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे। इस शपथ के साथ ही अजित पवार सत्ता के ऐसे अग्निपथ की ओर बढ़ गए जहां उनके सामने पार्टी पर दावे की लड़ाई है, अपने साथ आए विधायकों को साथ रखने का संघर्ष है और शरद पवार की सीधी चुनौती है। लेकिन सवाल यह है कि राजभवन में शपथ ग्रहण से पहले वो कौन से ऐसे कारण थे जिसके चलते अजित पवार ने इतना बड़ा फैसला करने का मन बना लिया, पार्टी और परिवार के खिलाफ जाकर सरकार में शामिल होने का फैसला कर लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अजित परिवार का शपथ ग्रहण रविवार को नहीं सोमवार को होना था। शरद पवार को इसकी खबर लगी तो आनन फानन में रविवार को ही शपथ ग्रहण का फैसला किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी की ओर से जल्द शपथ ग्रहण का दबाव बनाया गया। शरद पवार का गुट अब इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठा रहा है। अजित पवार के इस कदम को पार्टी के खिलाफ बता रहा है। ये हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस की नीति नहीं थी, हमारा धोरण ये नहीं था। हमारी पॉलिसी महाविकास आघाड़ी के साथ रहने की थी और इसको छोड़ के जो लोग गए हैं उन्होंने पार्टी के निर्णय के खिलाफ निर्णय लिया है। उन्होंने पार्टी की जो सीमा रेखा है उसका उल्लंघन उन्होंने किया। बयानबाजी कुछ भी हो, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार को लेकर चर्चा काफी समय से चल रही थी। 2 मई को जब शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो अजित पवार ने उनके फैसले के सम्मान की बात कही। शरद पवार ने फैसला वापस लिया तो कुछ ही दिन बाद एक इंटरव्यू में अजित पवार ने पीएम मोदी की तारीफ कर दी। इसके बाद 10 जून को जब शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, शायद तभी अजित पवार ने अपने अगले कदम का फैसला ले लिया। काही आमच्या 9 लोकांना नोटीस काढली वगैरे काढली, त्यांना काही नोटीस काढण्याचा अधिकार नाहीये। शेवटी पक्ष आणि चिन्ह हे आमच्या बरोबर आहे असं आमचा ठाम विश्वास आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना आमच्या बरोबरचे आमदार या सगळ्यांचंच भवितव्य हे व्यवस्थित कसं राहील, त्यांना कुठल्याही प्रकारची घटनेची कायद्याची अडचण येणार नाही ह्याबद्दलची खबरदारी आम्ही सगळेजण घेतो। अब चर्चा इस बात की है कि शिंदे और बीजेपी के साथ मिलकर चल रही महाराष्ट्र सरकार में अचानक अजित पवार और उनके गुट की एंट्री की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ जानकार बीजेपी के इस कदम को लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। इसके साथ एक सवाल सीएम शिंदे को लेकर भी उठ रहा है, जिसे लेकर शिवसेना उद्धव गुट बड़ा दावा कर रहा है। आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। जो चल रहा है
एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजित पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजित पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। संजय राउत पागल हो गए है। वो खुद का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। जाहिर है कि महाराष्ट्र में जारी उठापटक में कई और हलचल आने वाले दिनों में दिख सकती है। सत्ता संग्राम की लड़ाई और तेजी से बढ़ सकती है। याला फार अवकाश नाही। वर्ष 6 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा लोकांच्या समोर जायची संधी येईल आणि त्यावेळेला ही राज्याची लोकशाहीच्या मार्गाने शांततेवर विश्वास असणाऱ्या या शक्तींना धक्का देणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या पूर्ण फळानं बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य ही अवस्था आपण निर्माण करू। इस बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की ओर से भी बड़ा इशारा किया गया है। उन्होंने शरद पवार की ही भूमिका को संदेह के दायरे में बता दिया है। स्वतःच्या स्वार्थासाठी म्हणून वाटेल ते कॉम्प्रोमाइजेस करायचं हे सध्या महाराष्ट्रामध्ये जे पेव फुटलेलं आहे, मला असं वाटतं लोकांनी या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करणं गरजेचं आहे। एक गोष्ट लक्षात घ्या, आज पवार साहेब किती काही म्हणत असले की त्यांचा काही संबंध नाही या गोष्टींचा वगैरे, दिलीप वळसे पाटील, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ वगैरे वगैरे आहे, हे असेच जाणार नाहीत। हे पाठवल्याशिवाय म्हणजे मला उद्या पवार साहेबांच्या कन्या सुप्रिया पवार ह्या मला केंद्रामध्ये मंत्री झाल्या तरी मला आश्चर्य वाटणार। यानी महाराष्ट्र को लेकर पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं हो पा रही है और नेताओं की बयानबाजी सूबे के सियासी सस्पेंस को और बढ़ाती जा रही है। मुंबई से विद्या, सौरभ वक्तानिया, पंकज खेलकर के साथ साहिल जोशी, आज तक।